हाँ व्यूअर, हम आसान एक दफ़ा फिर आपकी खदमत में हाज़िर हैं। और व्यूअर्स, हम स्क्रीन प्ले राइटिंग की क्लासेस में स्टोरी डेवलपमेंट के प्रोसेस को देख रहे हैं। तो वैसे हम समझते हैं कि ये एक वाइटल पार्ट है किसी भी स्क्रिप्ट राइटिंग या नॉवल राइटिंग के लिए। और इस बात का मैंने पहले भी आपको बताया कि मोस्टली ये नहीं पढ़ाया जाता। इवन अगर आप अमेरिकन फिल्म स्कूल्स में भी ऑनलाइन दाखिला ले लें या वैसे फ़िज़िकली जाकर दाखिला ले लें, आप देखेंगे कि स्टोरी डेवलपमेंट पे बहुत कम ही काम होता है। तो व्यूअर्स, हम ये काम भी कर रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो इस बात को समझें कि स्टोरी डेवलपमेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन क्रिएटिव राइटिंग। लेकिन इससे मुराद ये बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम ये कहें कि क्रिएटिव राइटिंग कोई चीज़ नहीं होती, नहीं, ये एक अलग स्किल है। लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होता है जहाँ पे राइटर्स लैक करते हैं वो होती है स्टोरी डेवलपमेंट। और यही वजह है कि हम हमारे स्क्रीन प्लेस या हमारे नावल जो हैं वो सैग करना शुरू कर देते हैं ऑलमोस्ट फ्यू पेजेस के बाद ही। तो वो इससे पहले कि हम आज की क्लासेस को स्टार्ट करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल और इसको अपने अपने सोशल मीडिया पर शेयर करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है व्यूअर्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, काइंडली डू इट, ताकि ज़्यादा लोग हमें इंटरेक्ट करें और फिर हमें और ज़्यादा मज़ा आएगा एक दूसरे की डिस्कशंस को देखकर, सुनकर और मज़ीद आगे लेकर जाने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ लेक्चर। व्यूअर्स, आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो बेसिकली पिछली क्लासेस का ही एक सिलसिला है। और हमने पिछली क्लासेस में इनविजिबल और विजिबल स्ट्रक्चर की मैपिंग को पूरी तरह देखा था। लेकिन और हम इस नतीजे पे पहुँचे, हम इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि किसी भी स्टोरी टेलिंग के लिए दो स्ट्रक्चर्स का होना ज़रूरी है। और वो है इनविजिबल स्ट्रक्चर जो कि आपके ख़्याल में है, आपके तख़य्युल में है, आपके जहन में है, और एक हमारा विजिबल स्ट्रक्चर यानी कि जो बेसिकली कंक्रीट की शक्ल लेकर आपके पेपर पर आएगा। व्यूअर्स, लेकिन व्यूअर प्रॉब्लम जो हम पहले से ही पिछली क्लास में भी डिस्कस करते आ रहे हैं कि हमारे ख़्याल से अगर किसी चीज़ अगर हमारे ख़्याल ने हमारे जहन से निकलकर पेपर पर आना है तो उसकी कोई ऑब्वियस रियलाइजेशन नहीं होती। लेकिन व्यूअर्स, प्रॉब्लम ये आती है कि जो भी राइटर होता है या स्क्रीन राइटर होता है, अगर वो स्टोरी स्ट्रक्चर को अपने स्टोरी स्ट्रक्चर के मतलब अच्छी जानकारी नहीं है, वो अच्छी तरह इल्म नहीं रखता, उसका अच्छी तरह नॉलेज नहीं रखता, तो व्यूअर वो सिर्फ गेस कर सकता है कि उसका स्टोरी आइडिया कैसे पेपर पर आएगा। हमने पिछली क्लास में भी जिक्र किया था कि स्टोरी थ्योरी या स्टोरी स्ट्रक्चर या एक्ट्स वगैरह का जो सिलसिला होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन होता क्या है कि ये बहुत आपको फैसिनेट तो करता है जब आप किसी स्टोरी स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। स्टोरी स्ट्रक्चर की थ्योरी को आप बड़ी पसंद करते हैं और आपको बड़ा फैसिनेट करता है। लेकिन बेसिकली कोई हमारे पास अगर प्रैक्टिकल टूल नहीं है तो फिर हम अपने आइडिया को पेपर पे ला भी नहीं सकते। और ये जो स्टोरी थ्योरी है ये सिर्फ थ्योरी रह जाएगी, यानी कि एकेडमिक रिसर्च रह जाएगी सिर्फ, ये कोई स्टोरी डेवलपमेंट नहीं हो सकती। तो लिहाजा अगर हमें अपने आइडिया को पेपर पर लेकर आना है तो डेफिनेटली वी नीड सम टूल, सम प्रैक्टिकल टूल। इसका मतलब ये हुआ कि हम बेसिकली अभी तक जो पढ़ रहे थे वो स्टोरी थ्योरी था, अब हम बेसिकली स्टोरी टेलिंग की तरफ जाने लगे। सो नो, अब तक जो हमने क्लासेस में देखा, वी हैव रीच्ड, या हमने स्टोरी थ्योरी को देखा अब तक, वो थ्योरी जो हमारी इनविजिबल विजिबल स्ट्रक्चर की थी और हमने मैप किया। लेकिन अब हमें स्टोरी टेलिंग की तरफ जाना है, जो कि ही स्टोरी टेलिंग ही बेसिकली आपके पेपर पे जो चीज़ चमकेगी वो होगी। और व्यूअर्स, इसके साथ कनेक्ट करने के लिए हमारे पास जो टूल है वो है हमारी प्रेमिस लाइन टूल। व्यूअर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारा प्रेमिस लाइन टूल है कि जिसकी मदद से अब हम स्टोरी थ्योरी से स्टोरी टेलिंग की तरफ जाएंगे। यानी कि बेसिकली व्यूअर्स, हम स्टोरी थ्योरी यानी कि अपने आइडिया से टूवर्ड्स पेपर कंक्रीट पे जा रहे हैं, और उसके लिए हमें प्रेमिस लाइन टूल यानी कि इनविजिबल स्ट्रक्चर से विजिबल स्ट्रक्चर में हम जा रहे हैं, एंड वी नीड ए प्रेमिस लाइन टूल। सो दिस इज योर इनविजिबल एंड दिस इज योर विजिबल। लेकिन हमने उनका 1-to-1 इंटरेक्शन तो हमने बना लिया था व्यूअर्स, लेकिन इस स्टोरी थ्योरी को बेसिकली प्रैक्टिकली लाने के लिए वी मस्ट हैव अ प्रेमिस लाइन टूल। ये जो प्रेमिस लाइन टूल है बेसिकली ये
क्या कर रहा है ये हमारे लिए, ये टूल क्या काम कर रहा है, ये बेसिकली हमारे लिए नेचुरल स्टोरी स्ट्रक्चर को ढूंढ रहा है और हमारे लिए एक रोड मैप बना रहा है। ये रोड मैप बन रहा है कि हम किसी भी स्टोरी डेवलपमेंट के प्रोसेस को चेक में रखें। तो इसका मतलब कि प्रेमिस लाइन टूल तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे इनविजिबल को, हमारे एब्स्ट्रैक्ट को जब इसने कंक्रीट पे लेकर आना है और हमने वो रिलेशनशिप भी बनाए जो कि हमने पिछली क्लासेस में देखे थे इनविजिबल और विजिबल के, तो व्यूअर्स पे प्रेमिस लाइन जो टूल है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और अब हम देखते हैं कि बेसिकली ये क्या करेगा। अभी तक हम पहुंचे थे कि हमने 6 जो हमारे फाउंडेशन स्टोन थे उनमें से 3 को अब तक हम देख चुके हैं। स्टोरी प्रेमिस था, इनविजिबल स्ट्रक्चर था और विजिबल स्ट्रक्चर था। इन तीनों को हम देखें। अब जो 4th आ रहा है हमारे पास वो है प्रेमिस लाइन टूल, यानी कि जो बेसिकली इनविजिबल को विजिबल के साथ जो मिलाएगा। कैसे मिलाएगा कि इसका एक्सप्रेशन आपको दूसरे में नज़र आएगा। ये हमने थोड़ा जिक्र भी किया था। अब इसका सिलसिला क्या बनेगा। दिस इज़ माई विजिबल स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमारा कैरेक्टर था, फिर हमारे पास था चेंज, और इनविजिबल में था हमारे पास, ये हमने मैप किया था अपने 2 स्ट्रक्चर्स को। ये 2 स्ट्रक्चर है हमारी स्टोरी टेलिंग के लिए। ये 2 स्ट्रक्चर नीडेड है स्टोरी टेलिंग के लिए, और इन सब को या इनको विजिबल और इनविजिबल को प्रेमिस लाइन में लाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि स्टोरी टेलिंग के लिए हमें 2 स्ट्रक्चर चाहिए जिनका जिक्र मैं पहले किया। हमारा इनविजिबल स्ट्रक्चर था, वो हमारे ज़हन में आया, फिर उसको पेपर में लाने के लिए मैं इनविजिबल स्ट्रक्चर किया। हमने इनको बेसिकली मैप किया था अपने लिहाज से। उसको मैप करने के लिए हम जब कर लिया तो हम कहेंगे ये तो इम्पॉर्टेंट है स्टोरी टेलिंग के लिए, लेकिन इट इज़ स्टिल ए थ्योरी। इस थ्योरी को स्टोरी टेलिंग में लाने के लिए हमें जो टूल चाहिए दैट इज़ प्रेमिस लाइन टूल। तो ये हम इस अब मैप तक पहुँचे। अच्छा, अब व्यूअर्स देखें, कुछ राइटर्स ऐसे होते हैं जो कि बेसिकली अपने इनविजिबल स्ट्रक्चर को विजिबल स्ट्रक्चर में लाने की सलाहियत रखते हैं कुदरती तौर पे अपनी इंट्यूशन से, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि उनका विजिबल इनविजिबल में कैसे आया, लेकिन वो अपनी एक सेंस से काम लेकर उसको कर लेते हैं और कामयाब रहते हैं। लेकिन वो बहुत फ्यू ऐसे राइटर्स हैं। तो ज़्यादातर राइटर्स क्या करते हैं कि उनको चूँकि उनकी इंट्यूशन भी उसका काम नहीं कर रही होती और उन्हें इन स्ट्रक्चर को मिलाने का तरीका भी नहीं आता, लिहाजा वो अपने एब्स्ट्रैक्ट को कंक्रीट पे लाने में स्ट्रगल करते हैं, और वो जब लिखना शुरू करते हैं तो वो दरमियान में ही फंस जाते हैं। और उनको ये उम्मीद होती है व्यूअर्स कि स्टोरी उनको रास्ता बताएगी। जैसा लोग कहते हैं मैंने प्लॉट लिख लिया, प्लॉट मुझे रास्ता बताएगा, तो ऐसा नहीं होता। आपको शायद कुछ इवेंट्स तो पता लग जाएं, लेकिन अगर आपके ज़हन में एक स्टोरी टेलिंग नहीं है तो यू विल बी लॉस्ट। ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ। वो ये समझ रहे होते हैं कि स्टोरी उनको रास्ता बताएगी, लेकिन स्टोरी खुद को तो नहीं लिख सकती ना, उसको तो राइटर नहीं लिखना है। इसी तरह आपके कैरेक्टर्स भी आपको स्टोरी टेलिंग नहीं बताएंगे। दिस इज़ द जॉब ऑफ यू, और आपकी जो जॉब है और उस जॉब को पक्का करने के लिए यू नीड दिस टूल, और इस टूल को इससे पहले हमें इनका पता होना चाहिए। ये हम तफसीलन पढ़ चुके हैं, तो अब तक हमें खाका समझ में आ रहा है। तो व्यूअर्स डेफिनेटली 99% राइटर्स ऐसे नहीं है जो जिनको पता हो, वो नेचुरली समझते हो कि मेरा विजिबल इनविजिबल में कैसे जा सकता है। हालांकि उनसे अगर आप पूछेंगे तो उनको नहीं पता होगा, वो कहेंगे यार मैंने कर दिया है। वो ठीक भी होगा, इसलिए कि वो अब उसको सेंस करने की उनको गॉड गिफ्टेड उनका माइंड होता, वो कर पाते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम वो शायद 0.01% राइटर्स हों, तो हम उन 0.01 राइटर्स में से नहीं हैं। हम क्या चाह रहे हैं कि हम अपने ज़हन में एक स्ट्रक्चर बना लें, और वो हमने बना लिया है। अब इस पर हमें काम करना है। तो हम बेसिकली अब हम स्टोरी टेलिंग की तरफ आ रहे हैं। तो व्यूअर्स, अब क्या प्रेमिस लाइन हमें क्या हेल्प कर रही है कि ये हमें विजिबल से इनविजिबल में ला रही है। मिसाल के तौर पे वो जो एक बिग इन्फॉर्मेशन थी उसको जब वो पेपर पे लेकर आएगी तो बेसिकली अब आपको ऐसा महसूस होना चलेगा यार ये एक लव स्टोरी
हो सकता है आपको आए ये एक हॉरर थ्रिलर है। ये क्यों आ रहा है? ये इसलिए आ रहा है कि ये प्रेमिस लाइन ने आपकी हेल्प की है विजिबल से इनविजिबल में लाने के लिए, और अब आपके ज़हन में जो शक्ल आनी शुरू हुई है बेसिकली वो एक तरह के स्टोरी के बारे में समझ आनी, यार ये तो एक लव स्टोरी है, मेरे जहन में आई है। हो सकता है कई दफ़ा ऐसा होता है, आपने सोचो कि आइडिया होता है, आप कहते हैं यार ये थ्रिलर बनेगा, ये लव स्टोरी बनेगी, ये हॉरर बनेगी, यार तीनों भी हो सकती हैं। तो दिस टूल विल टेल एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू हैव दैट जॉनर। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो 100%, कई दफ़ा आप मैनिपुलेट भी करते हैं चीज़ों को, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको बड़ी क्लियर हो जाएगी अपनी ये चीज़ें, बहुत क्लियर हो जाएंगी। तो बेसिकली क्यों ये बेसिकली एक कहने का आपको एक मैंने एग्जांपल ली है, सब अगर लव स्टोरी है तो प्रेमिस लाइन क्या कर रही है, आपको उसने पेपर पे ये शो कर दिया है, आपको वो अब स्टोरी नज़र आनी शुरू हो गई है कि ये एक लव स्टोरी है। तो व्यूअर्स, ये जो आपकी बहुत बड़ी एक इन्फॉर्मेशन है, ये आप पेपर पर नहीं ला सकते जब तक आपके नेचुरल या टेंडेंसी नहीं है, आपके नेचुरल या आप गॉड गिफ्टेड आपकी न्यूट्रिशन नहीं है, आप पेपर पे उसको लाना इतना आसान नहीं है। इसलिए उसको इतनी बड़ी चीज़ को स्टेप में तोड़ने के लिए प्रेमिस लाइन विल हेल्प यू टू ब्रिंग योर ऑल इंफॉर्मेशन इनटू विजिबल स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें प्रेमिस लाइन के टूल को बहुत इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। अब हमें पता होना चाहिए कि प्रेमिस लाइन कैसे कंस्ट्रक्ट होती है। अगर हमें ये पता लग जाए कि प्रेमिस लाइन कैसे कंस्ट्रक्ट होती है तो व्यूअर्स फिर हम अपने विजिबल को इनविजिबल में लाने की पोजीशन में आ सकते हैं। तो इसकी कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट, और यही फिर आपकी स्टोरी प्रेमिस में बनाने में आपकी हेल्प करेगी। प्रेमिस लाइन की एनाटॉमी क्या होगी? व्यूअर्स याद रखें कि हमने कहा था कि स्टोरी जो हमारा स्टोरी प्रेमिस है वो बेसिकली क्या है कि वो एक कंटेनर है जिसके अंदर आपकी स्टोरी, जो आपके नेचुरल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोरी को होल्ड करके रखता है। नेचुरल स्टोरी स्ट्रक्चर क्या है? यानी आपका इनविजिबल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो ये आपका स्टोरी प्रेमिस का कंटेनर है। अब जो प्रेमिस लाइन है, प्रेमिस लाइन बेसिकली आप कह सकते हैं कि एक कंटेनर की तरह ही है, लेकिन बेसिकली ये एक टूल है, एक मतलब कंटेनर की तरह तो है, लेकिन इट्स अ टूल टू ब्रिंग योर इनविजिबल स्ट्रक्चर टू विजिबल स्ट्रक्चर। तो क्वेश्चन है कि कैसे? तो बेसिकली ये इस तरह के आपके इनविजिबल को विजिबल में लाने के लिए जो प्रेमिस लाइन टूल है उसके 4 पार्ट्स, और वो हमें इनविजिबल स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स को वो उस टेम्पलेट पे जो कि अभी हम बनाएंगे उस पर वो उतार लेगा। जब उतार लेगा, वो उसके ऊपर बैठ जाएगा, तो अब आप इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन में से छोटे छोटे पार्ट्स को अलग करके अपने विजिबल स्ट्रक्चर पे लिखने की पोजीशन में आ जाएंगे। तो पहला मेरा जो पार्ट होगा वो होगा प्रोटैगनिस्ट पार्ट। ये मेरा फर्स्ट पार्ट है। इसमें क्या होगा? किसी इवेंट ने, एन इवेंट स्पार्क्स अ कैरेक्टर टू टेक एक्शन। ये मेरा प्रोटैगनिस्ट पार्ट आ गया। So an event sparks a character to take action, comma that हम आगे मिलाते हैं इसको पार्ट 2 के साथ। अब आएगा मेरे पास पार्ट 2 में आएगा टीम गोल पार्ट। Will join your protagonist with other character or characters। ये हम मिलाएंगे will join protagonist with other characters that basically जो एक्ट करेंगे, एक्टिंग विथ सम डिलिबरेट, ये डिलिबरेट यानी कि खुद, एक्टिंग विथ सम डिलिबरेट पर्पस टुवर्ड्स सम एंड। ये मेरा टीम गोल पार्ट हो गया। थर्ड होगा मेरा अपोजिशन। जब ये जो मेरी पर्पस है ये अपोज होगी, व्हेन द पर्पस इज अपोज्ड बाय सम फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस। When the purpose is opposed by some force of resistance that will stop या frustrate, oppose them। 3 पार्ट्स में अब तक हमने ये देखा व्यूअर्स कि प्रोटैगनिस्ट का जो पार्ट होगा, एन इवेंट दैट स्पार्क्स, एक इवेंट जो हमारा कंस्ट्रक्शन का था, अ कैरेक्टर टू टेक एन एक्शन, दैट टीम गोल में विल ज्वाइन सम कैरेक्टर और कैरेक्टर्स दैट विल एक्ट with some
डिलिबरेट पर्पस टूवर्ड्स सम एंड, और फिर उस डिलिबरेट पर्पस को ऑपोजिशन के पार्ट में एक कंक्रीट ऑपोजिशन, जो एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन रेजिस्टेंस मिलेगी। और फिर फोर्थ पार्ट डी नूमो पार्ट, जो कि फिर लीडिंग टू सम कंक्लूजन आ जाएगा या रेजोल्यूशन आ जाएगा। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। तो ये मेरे 4 पार्ट्स बनेंगे। ये मेरी प्रेमिस लाइन का स्ट्रक्चर है, एनाटॉमी है। व्यूअर्स, अब हमने बेसिकली अपनी प्रेमिस लाइन को समझने की कोशिश शुरू कर दी है। हमने अपनी प्रेमिस लाइन को 4 पार्ट्स में तोड़ लिया, और कोई भी अच्छी प्रेमिस लाइन जो है बेसिकली उसमें ये 4 पार्ट्स होने चाहिए। हम इसको आहिस्ता आहिस्ता एक सेंटेंस या 2 सेंटेंस में इन चारों स्ट्रक्चर को डाल के अपनी प्रेमिस लाइन को बनाएंगे। तो व्यूअर्स, हम जब इस प्रेमिस लाइन को अपने एक सेंटेंस में बनाएंगे तो उसमें चेंजेस हम अपने स्टाइल के मुताबिक तो कर सकते हैं, लेकिन ये 4 पार्ट उसके अंदर हर सूरत में रहने चाहिए। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं आज मैंने बिस्किट्स कुक करने हैं, तो आप यूट्यूब खोलते हैं, आप रेसिपीज़ देखते हैं, आप बिस्किट्स बनाते हैं, तो जो उसने इंग्रेडिएंट्स आपको बताए होंगे बिस्किट्स बनाने के, जो आपको रेसिपी बताई होगी, वो मेन रेसिपी आपकी वही रहेगी। जब बिस्किट बन जाएंगे, हो सकता है आप उसके ऊपर कुछ पिस्ता डाल दें, कुछ आप उसके ऊपर क्रीम का डाल दें, कोई जेली लगा दें, तो उसको आप अपने तरीके से थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन वो बेसिक बिस्किट जो बना है वो उसी रेसिपी को भी बना है। तो आपका बेसिक जो चीज़ बननी है वो इन रेसिपी के ऊपर बननी है। तो आपको इन 4 पार्ट्स को देखना ही देखना है अपनी प्रेमिस लाइन को डेवलप करते हुए। व्यूअर्स, ये इतना आसान काम नहीं है, आपको दिनों लग सकते हैं, हफ्तों लग सकते हैं एक अच्छी प्रेमिस लाइन को डेवलप करते हुए। ये नहीं है कि आज मैं बैठूंगा तो 2 मिनट मेरी प्रेमिस लाइन बन जाएगी। नो, ये नहीं है मुमकिन। आप उसको छोटा करेंगे, एक दफ़ा लिखेंगे, फिर उसके बाद आप देखेंगे इसमें से मैं ये चीज़ काट सकता हूँ, उसको आप रिफ़ाइन करते चले जाएंगे। वो रिफ़ाइन करते चलने की अलग बात है, लेकिन ये 4 उसके अंदर पार्ट्स आपके मौजूद होंगे, और माइट भी आपको हफ्ता लग जाए, 2 हफ्ते लग जाए, 3 हफ्ते लग जाए, महीना लग जाए प्रेमिस लाइन को। लेकिन याद रखें, अगर आपकी प्रेमिस लाइन डेवलप होगी तो स्टोरी आपकी 70% डन हो गई, क्योंकि इसी ने आपके इनविजिबल स्ट्रक्चर को विजिबल में लेके जाना है। तो व्यूअर्स, इस प्रेमिस लाइन के 4 पार्ट्स को हम देख लेते हैं, और इनको देखने से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हम अपने इनविजिबल स्ट्रक्चर को कैसे मैप कर सकते हैं थ्रू दिस प्रेमिस लाइन। ओके व्यूअर्स, हम बाद की क्लासेस में फिर एक्चुअल प्रेमिस क्रिएशन की तरफ आएंगे, और हम अपने 7 स्टोरी डेवलपमेंट का जो मैंने आपको शुरू में बताया था, एक भट्टी, एक फर्नेस है, उसको जान पाएंगे, उसको में से हम गुजर पाएंगे। ओके व्यूअर्स, जो हमारा पहला पार्ट है प्रोटैगनिस्ट पार्ट, उसमें बेसिकली आपकी इनविजिबल स्ट्रक्चर के जो 2 पार्ट थे, कैरेक्टर पहले 2 पार्ट और कंस्ट्रक्शन, वो आएंगे। कैरेक्टर और कंस्ट्रक्शन के 2 पार्ट आपके 2 जो हिस्से हैं वो आपके बेसिकली पार्ट 1 में आएंगे, जो कि मेरा प्रोटैगनिस्ट का पार्ट है। फिर इसमें क्या होगा कि ये आ गया कैरेक्टर, ये आ गई मेरी कंस्ट्रक्शन, और अब ये मुझे क्या बता रहे हैं, ये मेरा इनविजिबल स्ट्रक्चर है, और अब मेरी प्रेमिस लाइन में मेरा आ गया प्रोटैगनिस्ट पार्ट। ओके, ये देखें, अब ये क्या कर रहा है, मेरा इनविजिबल स्ट्रक्चर, ये मेरी प्रेमिस लाइन जो कि मेरा प्रोटैगनिस्ट का पार्ट है। अब वो प्रोटैगनिस्ट का पार्ट हम बनाने लगे हैं इधर, तो इसके बेस में हम इनविजिबल स्ट्रक्चर से हम विजिबल स्ट्रक्चर में जाने लगे हैं थ्रू द हेल्प ऑफ हमारी प्रेमिस लाइन। समथिंग हैपन्स, किसका, कैरेक्टर के साथ कोई कंस्ट्रक्शन हुई, कोई वाक्य हुआ, इवेंट हुई, इंफॉर्मेशन हुई, समथिंग हैपन्स, पिंचेस द कैरेक्टर, यही हुआ ना, वो इवेंट हुआ, वो कंस्ट्रक्शन का आई, वो स्टेटस को चेंज होने की पोजीशन आई, तो कैरेक्टर को किसी चीज़ ने पिंच किया, और उस पिंच की वजह से स्टेटस को ख़त्म हुआ, और अब ही इज़ पुश्ड ऑन टू ए न्यू लाइन ऑफ एक्शन, ये हुआ ना, लिहाजा उसका स्टेटस को चेंज हो गया। नाउ इट्स गोइंग टूवर्ड्स द एडवेंचर, तो ये न्यू लाइन ऑफ एक्शन आ गया। तो मेरा फर्स्ट पार्ट जो है कैरेक्टर कंस्ट्रक्शन का, ये मेरे प्रेमिस लाइन के साथ मुझे ये चीज़ बता रहा है। हमें अब अपने स्टोरी की समझ में आनी शुरू हुई कि यार मेरे पास एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर के साथ ये वाक़या हुआ, वो जो वाक़े की वजह से उसका लाइन ऑफ एक्शन चेंज हो गया। अब हम अपने विजिबल स्ट्रक्चर को देखना शुरू हो गए हैं। उसके बाद फिर मेरे पास आएगा पार्ट 2, और पार्ट 2 में क्या था, टीम गोल। मैंने आपको पहले कहा था कि ये कौन सा कैरेक्टर है, ये आपका मोस्ट ऑफ द केसेस में मेन कैरेक्टर है। लेकिन जिस तरह मैंने आपको कहा कि कुछ लोगों को, कुछ राइटर्स को अगर कोई आइडिया आ रही है, वो सोच रहे हैं कि शायद ये
मेरा मेन कैरेक्टर नहीं है, तो आप अपने मेन कैरेक्टर को जांचने के लिए 3-4 क्वेश्चंस खुद से कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इमोशनल पेन में कौन है आपकी स्टोरी में? सबसे ज़्यादा इमोशनल पेन किसकी आ रही है? जज्बाती तौर पर कौन नीचे गिर रहा है, या उसको दर्द हो रहा है, या वो तकलीफ में है? कौन सबसे ज़्यादा लॉस कर रहा है, इमोशनली भी और फिजिकली भी? फिजिकली भी अगर वो कोई लॉस कर रहा है अपने आप को, तो वो आप देखें आपका कैरेक्टर कौन सा है। मसायद वो हो सकता है आप कहें कि वो बीमार हो जाता है, क्रिटिकल पोजीशन में चला जाता है, एक फिजिकल उसकी प्रॉब्लम आ गई। इमोशनली तो मैं आपको पहले कहा कि वो हर्ट हुआ है, उसका जो लव अफेयर है वो टूट गया है। मैं कई मिसालें मैं दे सकता हूँ, लेकिन सबको समझाने के लिए तो आप देखें इमोशनल पेन किसको ज़्यादा है, फिजिकल लॉस, इमोशनल लॉस किसको सबसे ज़्यादा है, और कौन सा ऐसा शख्स है, करैक्टर है जो कि एंड में चेंज हो रहा है। तो अगर आप ये 2-3 सवालों को देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा कि मेरा मेन करैक्टर कौन सा है। फिर कुछ राइटर्स ये कहेंगे कि मेरे पास तो और भी ऐसे करैक्टर्स हैं जो इमोशनल पेन में जा रहे हैं, जिनका फिजिकल लॉस भी हो रहा है, जो एंड में जाके चेंज भी होते हैं। लेकिन आपको ये फ़र्क करना है कि उन 4-5 करैक्टर में जिनके साथ सब कुछ ये हो रहा है, सबसे ज़्यादा किसके साथ हो रहा है, तो वो आपका वो मेन करैक्टर होगा। तो हमने बेसिकली पहले पार्ट में क्या देखा है, ये करैक्टर कोई इमूवेबल चीज़ तो नज़र नहीं आ रही ना इनकी। ये ऑलरेडी ओपनिंग में अगर आप देख लें कि इनके साथ कुछ ना कुछ हो रहा है, कोई चीज़ इनको पिंच कर रही है, कोई चीज़ इनको तंग कर रही है, कोई चीज़ इसके लाइन ऑफ एक्शन को बदलना चाह रही है, तो स्टार्टिंग में ही हम कह सकते हैं कि करैक्टर जो है वो मूविंग पार्ट नज़र आ रहा है हमें, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पेपर पे इस चीज़ को देखेंगे और आपने अपने जब कंस्ट्रक्शन को डेवलप करना है तो आपको शुरू में अंदाज़ा हो गया कि आपका जो प्रोटैगनिस्ट है या मेन करैक्टर है या मेन करैक्टर्स हैं वो बेसिकली किसी उनको कोई पिंच कर रहा है, कोई इवेंट उनको तंग कर रहा है, कोई इवेंट उनकी लाइफ में, कोई इन्फॉर्मेशन उनकी लाइफ में उनके लाइन ऑफ एक्शन को चेंज करने जा रही है। तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट प्रोटैगनिस्ट जो है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन एंड ओपनिंग एक्चुअली द कैरेक्टर सीम्स टू बी इन एक्शन। बेसिकली कंस्ट्रक्शन का आपका जो इवेंट है, बेसिकली हम देख रहे हैं कि इस कैरेक्टर के पास ऑप्शंस बड़ी कम है, यानी कि बेसिकली वो तो अपने स्टेटस को में मज़े से बैठा है। एक एक्शन, एक इन्फॉर्मेशन ने, एक इवेंट ने उसको फोर्स किया कि वो चॉइस ले और उसके ऑप्शंस बड़ी कम है। तो व्यूअर्स जब तक उसका स्टेटस को चेंज नहीं होगा, अगर तो वो कोई इवेंट ही नहीं हो, कोई कंस्ट्रक्शन ही नहीं हुई, तो फिर तो देयर इज़ नो स्टोरी। हमें तो स्टोरी तब मिलनी है जब कैरेक्टर उस कंस्ट्रक्शन के बाद एक अपने एडवेंचर की तरफ जा रहा है, अपने लाइन ऑफ एक्शन को चेंज कर, नो ऑडियंस वांट टू सी व्हाट ही इज गोइंग टू डू, और उसके बाद ही आपकी स्टोरी जो है वो पेपर पर आ रही है। तो अगर वो स्टेटस को में रहेगा तो देयर विल बी नो स्टोरी, इवेंट ने बेसिकली उसके लाइन ऑफ एक्शन को चेंज किया है, लेकिन हमें अपने कैरेक्टर के थोड़ी बहुत मोटिवेशन का भी पता लगा है, वेरी लेस, थोड़े अमाउंट में हमें उसकी मोटिवेशन का भी पता चला है। और अब ये क्वेश्चन पैदा होगा कि ये ख़ास इवेंट ही क्यों इसका लाइन ऑफ एक्शन चेंज कर रहा है, कोई और इवेंट, ये जो कंस्ट्रक्शन का आपने एक इवेंट सोचा है या बनाया है, ये क्यों, यही इवेंट क्यों उसकी स्टेटस को चेंज कर रहा है, या उसके पास उसको फोर्स कर रहा है कि वो कोई ना कोई ऑप्शन ले, कोई और इवेंट क्यों नहीं। तो वो डेफिनेटली व्यूअर्स होता क्या है कि मसातों में अपनी वही मिसाल लेते हैं। एक कैरेक्टर अहमद है और वो बैठा रहता है पूरा दिन अपने पेरेंट्स में और पूरा दिन टीवी देखता रहता है और ये सोचता रहता है कि वो बहुत जल्द अमीर हो जाएगा, उधर बैठा रहता है। तो एक दिन जब उसका कज़न, मिसाल के तौर पे शकील उसका कज़न आता है और वो उसे कहता है लेट्स रॉब अ बैंक। तो शकील क्यों उसको ये कह रहा है कि लेट्स रॉब अ बैंक, क्योंकि शकील जानता है उसके फ्लॉ को। बेसिकली शकील अहमद के जल्द अमीर होने वाली बात को पिंच कर रहा है, ठीक है ना। तो बेसिकली अब वो जो अहमद है जो ये सोच के बैठा है कि दुनिया मेरी मकरूज है, द वर्ल्ड ओव्स मी, तो वो चीज़ उसको पता है, वो उसका जो फ्लॉ है वो शकील को दूसरे लफ्ज़ों में पता है, और शकील को ये भी पता है कि जब मैं ये बात करूँगा तो अहमद जो है
वो कभी भी अपने आप को लूज़र नहीं समझता कि वो अपने वालिदैन के साथ बैठा है, पूरा दिन टीवी देखता रहता है और ख्वाब सोचता रहता है कि अमीर हो जाएगा। तो शकील ने उसको प्ले किया है, तो उसको वो जानता है उसके मॉरल ब्लाइंड स्पॉट को, कि वो उसने ये भी बात सोची कि कभी भी अहमद इसका इनकार नहीं करेगा, चूँकि वो ये नहीं चाहता कि वो अपने मोहल्ले में या अपने ख़ानदान में एक लूज़र के तौर पे जाना जाए। इसका मतलब ये हुआ है कि शकील ने उसके मॉरल कंपोनेंट को देखा, तो लिहाजा हम कह सकते हैं जो कंस्ट्रिक्शन होती है वो बेसिकली डायरेक्टली रिलेट कर रही होती है करैक्टर के फ्लॉ से, कि अहमद शकील की बात मान ले। अब हमारी प्रेमिस लाइन हमें ये बता रही है कि पेपर पे चीज़ कैसे आनी है, सीन की शक्ल में चीज़ कैसे आनी है। बेसिकली शकील ने उसके मॉरल कंपोनेंट को हिट किया। अहमद जो कि ख़ुद को लूज़र नहीं जानना चाहता, डेफिनेटली बात है, कोई भी बंदा नहीं चाहे कि वो लूज़र कहलाए। तो अहमद ने शकील की बात मानी, तो हमने ये देखा कि जो कंस्ट्रक्शन का इवेंट है वो डायरेक्टली रिलेटेड टू दी करैक्टर्स मॉरल स्पॉट हो गया, मॉरल ब्लाइंड स्पॉट हो गया, और ये हमारा एक अहमद के मोटिवेशन को सेटअप करेगा। ये हमारी सेटिंग होगी उसकी मोटिवेशन की। जो उसके अंदर के जो बिहेवियर था, उसके अंदर के जो फ्लॉस थे, बेसिकली वो अब पेपर पर आने शुरू हो गए सीन लेवल की पोजीशन में, नरेटिव फॉर्म में। अब इसका जो फ्लॉ था, जो उसका बिहेवियर था, वो बेसिकली उस कंस्ट्रक्शन से बाहर निकल के उसका जो मोटिवेशन की शक्ल में आया। उसने कहा ओके आई विल डू इट, मैं बैंक लूटूंगा और ये मेरा हक है। तो वो बेसिकली उसकी मोटिवेशन, उसके अंदर का फ्लॉ अब बेसिकली यूँ डायरेक्ट तो आपको पता नहीं लग रहा, लेकिन आपको एज अ राइटर पता लग रहा है कि ये अब पेपर के ऊपर आ गया है, सीन लेवल के ऊपर। अब ये जो पहला पार्ट है, इस सूरत में क्या होगा कि अहमद हमारा करैक्टर आ गया। अ वेन थीफ अप्रोच्ड बाय his gangster cousin. Ahmad, a vain thief, is approached by his gangster cousin Shakil to lead a heist, to rob a bank, to make some easy money. ... तो अगर हम करैक्टर कंस्ट्रक्शन का या प्रेमिस लाइन का जो पहला पार्ट देखें, जो प्रोटैगनिस्ट का पार्ट है, उसमें हमें कुछ इस तरह की शक्ल नज़र शुरू। अहमद, अ वेन थीफ, जो कि ऐसा चोर है जो अपने आप को समझता है कि वो वर्ल्ड उसको ऑफ करती है, इज अप्रोच बाई हिज गैंगस्टर कज़न शकील टू लीड। बेसिकली कज़न अहमद से ये कह रहा है कि वो लीड करे, बल्कि इसको अहमद एंटाइटल्ड एंड वेन कर लें। उसका अगर मैं बताता हूँ क्या मतलब बनेगा, यानी कि एंटाइटल्ड से मुराद है कि वो जो कहता है ना द वर्ल्ड ओव्स मी, तो वो एंटाइटमेंट है उसकी। Ahmed, an entitled and vain thief, is approached by his gangster cousin Shakil to rob a bank to make some easy money. तो ये हमारा प्रेमिस लाइन का जो पहला पार्ट था प्रोटैगनिस्ट का, वो यहाँ पर आ गया। अब इसमें अगर आप देखें एंटाइटल्ड एंड वेन थीफ, बेसिकली हमारा प्रोटैगनिस्ट भी बता रहा है, और एंटाइटल्ड एंड वेन थीफ हमारा बेसिकली क्या बता रहा है कि करैक्टर का फ्लॉ क्या है। थीफ, वेन थीफ, एंटाइटल्ड यानी कि जो अपने आप को समझ के बैठा हुआ है, एंटाइटल्ड। तो अहमद एन एंटाइटल्ड एंड वेन थीफ, ये हमारे प्रोटैगनिस्ट के पार्ट में हमें दो चीज़ों को तो बता दिया, करैक्टर के फ्लॉ का। इस फ्लॉ से ये ब्लाइंड है, इनको नहीं पता, ये इनका मॉरल ब्लाइंड स्पॉट है, ठीक है ना। और इसी मॉरल ब्लाइंड स्पॉट से बेसिकली उनके बिहेवियर का हमें अंदाज़ा हो रहा है। अप्रोच्ड बाई ए गैंगस्टर कज़न, तो बेसिकली ये जो गैंगस्टर कज़न का आना है, ये बेसिकली हमारी कंस्ट्रक्शन का पार्ट बता रहा है कि बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन आई, अप्रोच उसने किया, ये वो इवेंट आया, ये वो इन्फॉर्मेशन आई है कि जिसमें बेसिकली वो कंस्ट्रक्शन का पार्ट आना शुरू हो गया। तो अब हमने क्या देखा, ये जो बेसिकली इनविजिबल स्ट्रक्चर का जो कंस्ट्रक्शन था, डायरेक्टली रिलेट किससे कर रहा है, प्रोटैगनिस्ट के फ्लॉ से। ओके, ये इसका मतलब एक कंस्ट्रक्शन जो कि हमारे प्रोटैगनिस्ट के हीरो के फ्लॉ को से रिलेट कर रहा है, हमारी एंटायर स्टोरी को अनफोल्ड करने जा रहा है। तो व्यूअर्स, ये जो कंस्ट्रक्शन है और फ्लॉ है, इसको आपस में रिलेट करना वन ऑफ द डिफ़िकल्ट पार्ट है, वन ऑफ द डिफ़िकल्ट पार्ट।
तो ये ही राइटर्स नहीं कर पाते। तो प्रेमिस लाइन के पहले ही पार्ट में वो फारग हो चुके हैं और वो फिर आगे जाके फंस जाते हैं। तो हमें कंस्ट्रक्शन को डायरेक्टली हमें रिलेट करना है हमारे प्रोटैगनिस्ट के फ्लॉ से। वो मैंने आपको पहले कहा था कि मॉरल प्रेमिस को जब हमने इन क्लासेस में आगे पढ़ना है, प्रेमिस की कंस्ट्रक्शन में हमने उसको आगे पढ़ना है, तो उसको हम बात के लिए भी रख छोड़ते हैं। लेकिन इस वक्त मैं आपको सिर्फ ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपका वो जो कंस्ट्रक्शन है वो इवेंट है कि जिससे आपके कैरेक्टर का, आपके हीरो का लाइन ऑफ एक्शन चेंज होगा, उसका स्टेटस को बदल गया। दैट डायरेक्टली रिलेट टू द फ्लॉ ऑफ माई कैरेक्टर विच बेसिकली इज सेंट्रल टू माई स्टोरी एंड दैट विल एक्सपोज या अनफोल्ड माई होल ऑफ द स्टोरी जो मैं लिखने जा रहा हूँ। तो अब बेसिकली ये मेरा एक स्ट्रक्चर डेवलप हो गया, ये मेरे मिडल को उठा के रखेगा। क्योंकि क्यों, हमने एक मोटिवेशन कैरेक्टर को दे दिया ना, और अब ऑडियंस भी ये देखना चाह रहा है कि अब ये क्या करेगा, ये बैंक लूटने की जो सिचुएशन है उसमें वो क्या करेगा। उसके बाद मेरे पास पार्ट 2 है, और पार्ट 2 में हमने कहा था प्रेमिस लाइन के कि हमारा कौन सा होता है, टीम गोल। इसके अंदर हमारे इनविजिबल के अगले 2 आएंगे, डिज़ायर एंड रिलेशनशिप। इसमें हमारा जो प्रेमिस लाइन है वो हमारा पार्ट 2 आ रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, टीम गोल। इसमें कैरेक्टर विल ज्वाइन अदर कैरेक्टर और कैरेक्टर्स, और ये हमें क्या देंगे, टू ऑब्टेन हम टेंजिबल होगी, यानी वो चीज़ जो कि आप हासिल कर सकते हो। ख्यालों में हम कोई चीज़ अचीव नहीं करना चाहते, कोई चीज़, जिस तरह हमने कहा कि बैंक रॉबरी है तो वो एक टेंजिबल चीज़ है ना, पैसा हासिल करना चाह रहे हैं। ठीक है, ऑब्टेन सम टेंजिबल डिज़ायर। ये जो टेंजिबल डिज़ायर होगा विद पर्पस होगा। मैंने आपको पहले ही कहा था कि पर्पस होगा, और इस पर्पस को ही आपकी अपोजिशन रोकेगी। तो डिज़ायर रिलेशनशिप में हमारे पास कैरेक्टर विल ज्वाइन with other character or characters in order to obtain some tangible desire with some purpose। ये हमारा पार्ट 2 होगा प्रेमिस लाइन का। अब आपको ये अब पता लगना चाहिए कि बेसिकली कैरेक्टर का डिज़ायर क्या है और रिलेशनशिप में किस कैरेक्टर के साथ ये मिलकर वो चीज़ हासिल करना चाह रहा है। और यूजली जो अदर कैरेक्टर होगा, वो जो अदर कैरेक्टर होगा आपका यूजली एक सिंगल पर्सन होगा यूजली, लेकिन तमाम केसेस में नहीं। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि यूजली वो एक सिंगल पर्सन में लिखना ज़्यादा आसान होता है। अगर आप ज़्यादा कैरेक्टर्स को उसमें आप डालेंगे जो कि उसके साथ रिलेशनशिप में आएगा तो आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट काम हो जाएगा। तो बेस्ट ये होता है कि आप सिंगल पर्सन को लेकर चलें, लेकिन अगेन इट्स अप टू यू। कोई अगर लव स्टोरी है तो वो दूसरा लवर होगा, अगर एक बड़ी स्टोरी है तो वो दूसरा दोस्त होगा। और चूँकि सिंगल पर्सन में एक फ़ायदा ये भी हो सकता है कि हमें अगर हम ज़्यादा कैरेक्टर इसके रिलेशनशिप में डालेंगे तो बेसिकली हर कैरेक्टर के को जब हम थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करेंगे तो तकरीबन वही चीज़ ही आ रही होगी जो कि रिलेशनशिप में आ रही होगी, तो वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा, रिपीटेड हो जाएगा। तो इसलिए सिंगल पर्सन ज़्यादा सॉलिड होता है। तो इस पार्ट में बेसिकली अब हमें कैरेक्टर, हीरो हीरोइन के डिज़ायर का पता चल चुका है, और हम देखते हैं कि उनके साथ रिलेशनशिप में कौन आ रहा है, रिलेशनशिप में कौन आ रहा है और यूजली वो क्या हासिल करना चाह रहे हैं। वो एक टेंजिबल चीज़ होगी, पैसा है, लड़की है, या व्हाटसोएवर जो टेंजिबल आप चीज़ समझते हैं वो इसके अंदर आएगी। टेंजिबल इसलिए भी कि एंड ऑफ द स्टोरी में वो आप चीज़ हासिल करने की पोजीशन में हो या ना हासिल करने की पोजीशन में हो, यानी कि वो एक टेंजिबल आपका ऑब्जेक्ट या चीज़ होनी चाहिए। तो अगर आप इनटेंजिबल चीज़ें रखेंगे मिसाल पर खुद की मुझे हासिल करनी है खुशी, तो वो नहीं, या मिसाल के तो फिर मैंने मेरी ईगो जो है सेटिस्फाई होगी, तो ये चीज़ें टेंजिबल नहीं है। आप दुनिया में पीस रिस्टोर करवाना चाह रहे हैं तो ये दीज आर नॉट टेंजिबल थिंग्स। ये वर्चूज़ अच्छे तो बड़े लगते हैं, लेकिन जब फिल्म में तो आपको बेसिकली दिखाना ना कि वो एंड में आपने एक चीज़ कंप्लीट करनी है, तो वो टेंजिबल चीज़ होगी तो वो पेपर पे सीन पर आपको नज़र आएगी। ठीक है ना, अगर मैंने पीस रिस्टोर करना तो मुझे क्या नज़र आएगा उसके बारे में, तो वो आपका वो एंड वो नहीं हो सका, वो ड्रामेटिक नैरेटिव नहीं आपका उस तरह डेवलप हो सकता। खुद सोचे ना कि सीन लेवल पे आप कैसे सोच सकते हैं कि मतलब उसने अगर अपने ज़ात की इनर बैलेंस को ठीक करना है तो आप एट द एंड द स्टोरी इनर बैलेंस को शो कैसे करेंगे। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो ये एक शैलो राइटिंग हो जाती है। ओके, नावल में तो आपका चल पाएगा, लेकिन
फिल्म है नहीं, फिल्म एक विजुअल मीडिया है और विजुअल मीडिया में आपको बेसिकली आपको वो चीज़ शो करनी है, आपको दिखानी है सीन की फॉर्म में। तो ऐसे जितने भी डिज़ायर्स होंगे वो जो टेंजिबल नहीं होंगे वो शैलो राइटिंग में आ जाएंगे। क्या आप एंड में हो सकता है आप दिखा दे रही वो मुस्कुरा रहा है या वो चुप है, वो उदास है, सिर्फ शक्लों की शायद आप कुछ एक्सप्रेशंस दिखा दें, ड्रामेटिक इवेंट नहीं बनेगा, वो ड्रामेटिक इवेंट नहीं बनेगा। इसमें फिर क्या बनेगा कि अहमद बेसिकली एग्रीज टू जॉइन विद शकील, ही प्लीड्स, चूँकि इसके स्टेटस को बदलना, व्हेन ही प्लीड्स दैट ओनली अहमद have that leadership quality to rob a bank with the help of Ahmad's old gang rival leader. अब हमने क्या बना दिया, अहमद agrees to join with शकील when he pleads, क्योंकि उसके स्टेटस को आपने बदलना इतना आसान नहीं है। when he pleads that कि अहमद क्या है, तो उसने उसके एंटाइटलमेंट से खेल रहा है शकील के, सिर्फ उसी की लीडरशिप क्वालिटी की वजह से ही हम एक बैंक लूटने की पोजीशन में आ सकते हैं, लेकिन उसके साथ हेल्प कौन करेगा? अहमद का ओल्ड गैंग राइवल लीडर था। वो जब वो हमने थोड़ी स्टोरी भी डेवलप करनी है ना, तो बेसिकली हमने पार्ट 2 में डिज़ायर रिलेशनशिप को डेवलप कर दिया है। अहमद बैंक लूटना चाहता है, टेंजिबल डिज़ायर है, मनी हासिल करना चाहता है, ये मेरा डिज़ायर आ गया। मेरे पहले पार्ट के जो करेक्टर की मोटिवेशन थी उस डिज़ायर को ये रिलेट कर रहा है। उसका फ्लॉ था, एंटाइटलमेंट थी, ठीक है ना, और वो क्या था कि वो अमीर होना चाहता है, तो वो उसके डिज़ायर को ये रिलेट कर रहा है। बेसिकली रिलेशनशिप में क्या आ रहा है कि वो ज्वाइन किसके साथ कर रहा है? शकील। अहमद और शकील की 1-to-1 रिलेशनशिप डेवलप हो गई है और यही हमारे मिडल को चलाएगी। इसलिए अहमद और शकील का रिलेशनशिप आपके मिडल ऑफ द स्टोरी को चलाएगा और वो जो सपोर्टिंग कैरेक्टर होंगे वो इस कोर रिलेशनशिप को आपस में सपोर्ट करेंगे। ये जो मेरा पार्ट है बेसिकली मेरा डिज़ायर भी क्लियर कर रहा है, मेरा कोर रिलेशनशिप को डेवलप कर रहा है, जिसको हम टीम गोल कहते हैं। ये जो मेरा पार्ट है मेरे टीम गोल को बिल्कुल शो कर रहा है कि वो शकील और अहमद को आपस में मिला रहा है। ये मेरा टीम गोल है और इसको मिलकर वो एक टेंजिबल चीज़ को हासिल करना चाहते हैं। तो व्यूअर्स आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। हमने अगले 2 पार्ट जो हैं वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स कि आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।